कहानी शुरू होती है दूर बर्फ से ढके उत्तरी ध्रुव के मैदानों में से, जहां एक साइंटिफिक रिसर्च टीम सर्वे कर रही होती है। जैसे ही एक आदमी समुद्र में सेंसिंग माइंस डालता है, टेंट के अंदर मौजूद लिया को अचानक एक इमरजेंसी मैसेज मिलता है। ऊपर से साफ आदेश आता है, सारा काम तुरंत बंद करो और बेस कैंप लौट आओ, क्योंकि भयानक बर्फीला तूफान आने वाला है। कि इसी न्यूट्रल इलाके में एक मिलिट्री ग्रेड रूसी सबमरीन चुपचाप गश्त कर रही है। तभी सबमरीन के क्रू को एहसास होता है कि सामने से बेहद तेज और अजीब आवाजें आ रही हैं और समुद्र की तली जैसे ऊपर उठने लगी हों। इसी दौरान लिया को भी कुछ गड़बड़ महसूस होती है। अचानक बर्फ की सतह जोर से कांपने लगती है, मशीनों का डेटा अजीब हरकत दिखाने लगता है और देखते ही देखते भारी मात्रा में समुद्री पानी जमीन के ऊपर फूट पड़ता है। लिया को चेतावनी दे पाती उससे पहले ही भयानक हादसा हो जाता है। खतरे को भांपते ही ग्रैन्युअल चिल्लाते हुए टेंट की तरफ भागता है। वो लिया को सामान उठाने से रोकता है और जबरदस्ती उसे स्नो मोबाइल पर बैठा देता है। लेकिन जैसे ही दोनों गाड़ी स्टार्ट करते हैं, पीछे की पूरी बर्फीली जमीन टूटने लगती है। सोचने का वक्त नहीं होता, ग्रैन्युअल पूरी रफ्तार से स्नो मोबाइल दौड़ा देता है। अचानक उभरी बर्फ की दीवार दोनों को हवा में उछाल देती है। गनीमत रहती है कि वे वक्त रहते कूद जाते हैं और किसी तरह जान बच जाती है। मगर उनकी रिसर्च टीम का बेस इतना खुशनसीब नहीं होता। दोनों की आंखों के सामने पूरा बेस समुद्र में समा जाता है। कोई भी जिंदा नहीं बचता। लेकिन ये तो बस शुरुआत होती है। समुद्र के अंदर गश्त कर रही सबमरीन अब खुद खतरे में फंस जाती है। उफनता पानी जोर जोर से सबमरीन से टकराता है। जो क्रू संभल नहीं पाते वो बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। इससे भी डरावनी बात ये होती है कि कोई अनदेखी ताकत सबमरीन को नीचे की ओर खींच रही होती है। आखिरी पल में कमांडर पूरी ताकत से इमरजेंसी बटन दबाता है। जैसे ही एसओएस बीकन ऊपर उठता है, धमाके की रोशनी में एक बेहद विशाल साया नजर आता है। हेडक्वार्टर को जैसे ही मदद का सिग्नल मिलता है, तुरंत रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया जाता है। इस ऑपरेशन की कमान E1 को दी जाती है। वो सिग्नल की दिशा में आगे बढ़ते हैं, लेकिन ज्यादा नीचे जाने से पहले ही कुछ अजीब होता है। सबमरीन के चारों ओर दर्जनों व्हेल तैरने लगती हैं। वो हल्के हल्के अपने शरीर से सबमरीन को छूती हैं। उनमें कोई दुश्मनी नहीं होती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वो चेतावनी दे रही हो। लेकिन क्रू इसे नहीं समझ पाता और सोनार चलाकर उन्हें भगा देता है। सबको लगता है मामला खत्म हो गया, मगर तभी एक डरावनी बात सामने आती है। सबमरीन नीचे जा ही नहीं रही, फिर भी समुद्र की तली और करीब आती जा रही है। जैसे ही मरी हुई व्हेल्स नीचे डूबती हैं, एक विशाल परछाई तेजी से सबमरीन की तरफ बढ़ती है। रेडियो पर अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। खतरे को समझते हुए E1 तुरंत ऊपर उठने का आदेश देता है, लेकिन पीछे मौजूद वो दैत्य मानो उन्हीं का पीछा करने लगता है। इधर बची हुई लिया और उसका साथी सैटेलाइट फोन से पास के एक ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, मगर भयानक तूफान की वजह से आवाज साफ नहीं पहुंच पाती। कोई मदद नहीं मिलती। मायूस होकर क्ली एक सिग्नल फ्लेयर दाग देता है और वहीं मौत का इंतजार करने लगता है। लेकिन लिया उसका हौसला बढ़ाती है। दोनों ठंड से लड़ते हुए पूरी रात गुजारते हैं और जिंदा रहने के लिए आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। तभी लिया को दूर एक एसओएस बीकन नजर आता है। हर तरफ मौत ही मौत है, तो वहीं रुककर मदद का इंतजार करना ही आखिरी उम्मीद लगता है। दूसरी ओर E1 खतरे से बचने के लिए सबमरीन को बर्फ की एक संकरी दरार में ले जाता है। पीछे दैत्य, आगे विशाल ग्लेशियर और रास्ता पूरी तरह बंद। आखिरी पल में E1 इंजन बंद करने का आदेश देता है। सबमरीन एकदम शांत हो जाती है और दैत्य निशाना खोकर वहां से चला जाता है। बर्फ की सतह पर लिया और उसका साथी लगभग जम चुके होते हैं। तभी बर्फ टूटने की आवाज आती है और अगले ही पल एक सबमरीन बर्फ तोड़ते हुए बाहर निकलती है। लिया को लगता है कि अब उनकी जान बच गई, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। जब E1 को पता चलता है कि वे इंटरनेशनल जियोलॉजिकल टीम से हैं, तो वो बस एसओएस बीकन पर नजर डालता है और सबको वापस सबमरीन में लौटने का आदेश दे देता है। ये एक टॉप सीक्रेट मिशन होता है। किसी बाहरी को साथ ले जाना मुमकिन नहीं, मगर दोनों की लगातार गुजारिशों के बाद E1 का दिल पिघल जाता है और वो उन्हें साथ ले जाने की इजाजत दे देता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं होता। समुद्र की गहराइयों में वो दैत्य अब भी जिंदा होता है। वो फौरन आदेश देता है कि सिग्नल रिलीज कर दिया जाए। स्क्रीन पर जैसे ही उस विशालकाय दैत्य की तस्वीर उभरती है, कंट्रोल रूम में मौजूद हर शख्स की सांसें थम जाती हैं। कोई कुछ बोल भी नहीं पाता, लेकिन संभलने का मौका ही कहाँ मिलता है। अचानक क्रू नोटिस करता है, वो राक्षस सीधे सबमरीन की तरफ बढ़ रहा है। E1 बिना एक पल गंवाए आगे बढ़ने और तेजी से वहां से निकलने का हुक्म देता है, मगर ऊपर बैठे अफसरों को ये पीछे हटना कायरता लगा। उसी वक्त उन्होंने E1 को कमांडर के पद से हटा दिया और सीधा आदेश दे दिया कि दैत्य पर टॉर्पीडो दागो। जैसे ही टॉर्पीडो ने निशाना साधा, सबको लगा कि उन्होंने उस राक्षस को खत्म कर दिया है। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिक न सकी। रडार ने दिखाया कि वो जीव फिर से उनका पीछा कर रहा है। सोचा गया कि शायद ताकत कम पड़ी थी। किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला कि एक विशाल टेंटेकल ने सबमरीन पर जोरदार वार कर दिया। भीषण टक्कर से सबमरीन का संतुलन बिगड़ गया और वो तेजी से समुद्र की गहराइयों की ओर गिरने लगी। गिरते हुए भी वो राक्षस लगातार हमला करता रहा। हालात और बदतर तब हो गए जब टॉर्पीडो स्टोरेज वाले हिस्से में आग लग गई, मगर उस वक्त किसी के पास आग की फिक्र करने का भी समय नहीं था। दैत्य अब सीधे सबमरीन के ऊपर मंडरा रहा था और उसके सामने सबमरीन एक पतली सी तीली से ज्यादा कुछ नहीं लग रही थी। ये समझते हुए कि जोर जबरदस्ती से निकलना मुमकिन नहीं, इवान ने एक बेहद खतरनाक
खतरनाक चाल चलने का फैसला किया। उसने आदेश दिया कि बिना सबमरीन का कंट्रोल खोए सभी रडार, सोनार और चल रहे सिस्टम बंद कर दिए जाए। जैसे ही सिस्टम बंद हुए, दैत्य अचानक अपना निशाना खो बैठा। तभी इवान को असलियत समझ आई कि ये जीव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के जरिए अपने शिकार को ढूंढता है। हालांकि फिलहाल खतरा टल गया था, लेकिन कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबमरीन पूरी तरह साइलेंट मोड में चली गई। इसका नतीजा ये हुआ कि टॉर्पीडो वाले हिस्से में लगी आग और भी भड़कने लगी। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा तेजी से बढ़ने लगी। जब हालात जानलेवा होने लगे, इवान ने तुरंत इंजन दोबारा चालू करने का आदेश दिया। सबमरीन टेंटिकल्स के बीच से बेहद सावधानी से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ी। दिल थाम देने वाले इस सफर के बाद आखिरकार वो दैत्य से दूर निकलने में कामयाब हो गई। साइलेंट मोड हटते ही इवान ने फौरन आग बुझाने का आदेश दिया, मगर तब तक आग काबू से बाहर हो चुकी थी। मजबूरन सबको सबमरीन छोड़नी पड़ी। जब सभी सुरक्षित बाहर निकल आए, ऐसी हालत में सभी क्रू एक राय पर पहुंचे कि पहले बेस लौटकर मरम्मत की जाए, फिर दोबारा रेस्क्यू मिशन शुरू किया जाए। दबाव में आकर इवान को वापसी का आदेश देना पड़ा। इसी दौरान लिया उसके पास आई। उसने नक्शा फैलाया और उस जगह की ओर इशारा किया जहां उसने और उसके साथियों ने अंडर वाटर ब्लास्ट किया था। उस इलाके को सदर्न बेसिन कहा जाता है, झुर्रियों और दरारों से भरा हुआ इलाका जो किसी भी दैत्य के बसेरे के लिए बिल्कुल मुफीद है। मुमकिन है कि धमाके की आवाज ने ही उसे जगा दिया हो। पुरानी दंतक कथाओं में एक समुद्री राक्षस का जिक्र मिलता है, क्रैकन। कहा जाता है कि उसका आकार पूरे द्वीप से भी बड़ा होता है और वो एक विशाल ऑक्टोपस जैसा दिखता है। क्रैकन गुजरने वाले जहाजों को अपना शिकार बनाता है। आज जो कुछ उन्होंने देखा वो मानो इन कहानियों को सच साबित कर रहा था। लिया का मानना था कि अगर उसका अंदाजा सही है तो ऑक्टोपस की आदत के मुताबिक वो अपने शिकार को अपने घोंसले में ले जाकर धीरे धीरे खाता है। हो सकता है कि लापता सबमरीन वहीं मौजूद हो। लंबे समय तक हाइबरनेशन की वजह से शायद उस समुद्री दैत्य की हरकतें सुस्त हो गई हो। वो भले ही अंधा हो, लेकिन आवाजें बेहद साफ सुन सकता है और ध्वनि के प्रति बहुत संवेदनशील है। सबमरीन से निकलने वाले सिग्नल उसे उकसाते और अपनी ओर खींचते हैं। इसलिए अगर सोनार बंद रखा जाए तो शायद वे उसके बसेरे में घुसकर लापता सबमरीन तक पहुंच सकते हैं। इसी बीच अचानक एक रिपोर्ट आती है। लिसनिंग ऑफिसर ने अलग फ्रीक्वेंसी पर धातु के टकराने जैसी आवाजें पकड़ी हैं। सिग्नल ठीक उसी सदर्न बेसिन से आ रहा था जिसकी बात लिया कर रही थी। क्या लापता सबमरीन में अब भी कोई जिंदा है? थोड़ी बहस और मशवरे के बाद सबने रेस्क्यू मिशन जारी रखने का फैसला किया। सबमरीन ने तुरंत दिशा बदल ली, मगर जैसे ही वे सिग्नल के करीब पहुंचे, पहले से क्षतिग्रस्त जहाज का एक स्क्रू दबाव सहन न कर सका और उछलकर बाहर निकल गया। इवान ने फौरन सबमरीन को वहीं रोकने का आदेश दिया। उनके सामने जो था वो किसी भी इंसान की रूह कंपा दे। 5000 मीटर से भी ज्यादा गहरी एक अथाह खाई। कुछ लोगों ने मिशन रोकने की सलाह दी, मगर यहाँ तक आकर पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था। इवान खुद आगे आया और 2 क्रू मेंबर्स के साथ सबसे आधुनिक छोटी सबमर्सिबल लेकर उस गहराई में उतरने का फैसला किया। जैसे जैसे गहराई बढ़ती गई, धातु के चरमराने की आवाजें आने लगी। दबाव जानलेवा था, मगर सबमर्सिबल किसी तरह टिके रहा। खतरे की परवाह किए बिना तीनों आवाज की दिशा में आगे बढ़ते रहे। कुछ ही मिनटों में वे खाई के तल तक पहुंच गए। जो मंजर सामने था उसने सबको स्तब्ध कर दिया। समुद्र की तह जहाजों के मलबे से भरी पड़ी थी। अनगिनत टूटे हुए जहाज, अलग अलग देशों और अलग अलग दौर के, और उसी मलबे के बीच उन्हें लापता सबमरीन मिल गई, मगर उसकी हालत बेहद खराब थी। उसके पेट में एक विशाल छेद साफ नजर आ रहा था। ये देखकर तीनों को लगा कि शायद अंदर मौजूद सभी लोग मारे जा चुके होंगे। ड्राइवर ने लौटने की सलाह दी, लेकिन देखा गया कि सबमरीन का आगे का हिस्सा अब भी सही सलामत था। इवान ने जिद की कि डॉकिंग की जाए। भले ही कोई जिंदा न हो, कम से कम उनके शव तो वापस लाए जाएं। इवान के आदेश पर डॉकिंग की कोशिश शुरू हुई। समुद्री धाराओं की वजह से ये काम बेहद मुश्किल था, लेकिन आखिरकार किस्मत ने साथ दिया। इवान की मदद से सबमर्सिबल ने सफलतापूर्वक डॉकिंग कर ली। जैसे ही उन्होंने हैच खोला, दर्जनों उम्मीद भरी निगाहें उनकी ओर देखने लगी। लेकिन यहाँ एक और खतरा छिपा था। इस सबमरीन में गुप्त हथियार लदे थे। दूसरे देशों के हाथ लगने से पहले कमांडर ने निकलने से पहले सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम चालू करने का फैसला किया। जब वो और इवान हथियार वाले हिस्से की ओर बढ़ रहे थे, उसी वक्त वो दैत्य भी धीरे धीरे पास आता जा रहा था। उधर छोटी सबमर्सिबल घायल लोगों को लेकर वापस लौट चुकी थी। मिलिट्री डॉक्टर तुरंत उनका इलाज शुरू कर देता है। रेस्क्यू का अनुभव रखने वाली लिया भी पीछे नहीं रहती। जो कुछ उसके पास होता है उसी से वो जख्मियों की मदद में जुट जाती है। और तभी जब सब लोग अपनी अपनी जान बचाने और दूसरों को बचाने में लगे होते हैं, खतरा एक बार फिर सिर उठाने लगता है। इसी दौरान जब छोटी सबमर्सिबल दोबारा मिशन पर निकलती है, तभी रडार पर अचानक एक बेहद भारी और डरावनी आवाज दर्ज होती है। जैसे जैसे वो विशाल दैत्य करीब आता जाता है, सबके पास एक ही रास्ता बचता है, फिर से साइलेंट मोड। सबमरीन बिना कोई आवाज किए चुपचाप उस गहरी दरार के अंदर उतरने लगती है। सबको लगता है कि शायद इस तरह वो मौत से बच निकलेंगे, मगर तभी दैत्य का एक टेंटेकल पास की एक विशाल चट्टान से टकरा जाता है और वो चट्टान जोर से सबमरीन पर आ गिरती है। दैत्य की कोशिश होती है कि वो सबमरीन को उस दरार से बाहर खींच ले, लेकिन उसका ही विशाल शरीर
उसके लिए रुकावट बन जाता है। अचानक अलार्म बज उठता है। हालिया टक्कर के बाद सबमरीन अब ज्यादा दबाव सहन नहीं कर पा रही होती। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, तुरंत ऊपर उठना। मगर ऊपर वही दैत्य इंतजार कर रहा होता है। सब लोग बेबस हो जाते हैं। उसी वक्त छोटी सबमर्सिबल से अनजाने में लोकेशन डिवाइस एक्टिव हो जाती है। दैत्य फौरन उसकी मौजूदगी महसूस कर लेता है। अब उसे नीचे मौजूद शिकार की परवाह नहीं रहती और वो अपना पूरा ध्यान उसी पर लगा देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर बड़ी सबमरीन तेजी से सतह की ओर बढ़ जाती है। ऊपर की तरफ हालात भले ही संभल जाते हैं, मगर नीचे बचे लोगों पर खतरा और भी बढ़ जाता है। मगर राहत की बात ये होती है कि ज्यादातर लोग पहले ही छोटी सबमर्सिबल पर सवार हो चुके होते हैं। नीचे सिर्फ इवान और कमांडर बचते हैं, जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम चालू करने वाले होते हैं। जैसे ही उन्हें एहसास होता है कि दैत्य वापस उनकी ओर बढ़ रहा है, दूसरों को बचाने के लिए इवान एक आखिरी दांव खेलता है। वो क्षतिग्रस्त सबमरीन का रडार और सोनार चालू कर देता है ताकि दैत्य का ध्यान पूरी तरह उसी तरफ चला जाए। दैत्य पूरी तरह सबमरीन से लिपट जाता है और हर चीज को बेरहमी से तोड़ने लगता है। उसी वक्त इवान और कमांडर गुप्त हथियार एक्टिव कर देते हैं। तेज ऊर्जा का एक जबरदस्त विस्फोट ऊपर की ओर उठता है और वो भयानक दैत्य सिकुड़कर सिर्फ एक टूटा हुआ ऑक्टोपस का टेंटेकल बनकर रह जाता है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम के शुरू होते ही इवान और कमांडर भागते हुए छोटी सबमर्सिबल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही पूरी सबमरीन गहरी खाई में गिरने लगती है, आखिरी लम्हों में वो दोनों किसी तरह सबमर्सिबल में घुस जाते हैं। मगर काउंटडाउन तेजी से खत्म होने वाला होता है और दोनों जहाज अब भी जुड़े होते हैं। मजबूरी में सबको उसी सबमरीन के साथ गहराई में गिरना पड़ता है। किस्मत साथ देती है। आखिरी 20 सेकंड में दोनों जहाज एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उसी पल जोरदार धमाका होता है। ऐसे जानलेवा हालात में क्या वाकई वो लोग जिंदा बच पाएंगे? कहानी के आखिर में सब लोग बड़ी सबमरीन पर बैठे बेसब्री से किसी करिश्मे का इंतजार कर रहे होते हैं। जब उम्मीद टूटने लगती है, तभी दूर समंदर की सतह पर हलचल दिखाई देती है। लहरें उठती हैं और छोटी सबमर्सिबल पानी से बाहर आती है। जिंदा बचे लोग उसे देखकर राहत की सांस लेते हैं। आखिरकार वो सब एक बार फिर अपने घर की राह पर निकल पड़ते हैं।